ओके साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ यूजीसी के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अगर हम बात करें यूजीसी, यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा। उसमें दिक्कत कहाँ आई उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद काफी विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं इस संबंध में। तो सबसे पहले तो यूजीसी, यूजीसी में एक नियम बनाया गया कि अगर कोई छात्र किसी भी अन्य जाति अर्थात ओबीसी, एससी और एसटी, इन जाति के छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करता है जो कि जाति सूचक होती है या रंग सूचक होती है, किसी भी तरीके का अगर भेदभाव करता है तो उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस बिल में गलती कहां हुई, पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूं कि हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कुछ विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसी समस्या आ रही हो, क्योंकि हम लोग लगातार सुनते आ रहे थे कि रैगिंग जैसी समस्याएं चल रही थी विश्वविद्यालयों के अंदर। बट अगर हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति की, तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसी समस्या है। लेकिन अगर ऐसी समस्या पाई जाती है तो मेरा मानना है कि बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये यूजीसी जो बिल आया, बिल्कुल हो सकता है कि इसकी कहीं आवश्यकता हो, लेकिन अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 बिंदु जिसने यूजीसी बिल को एकदम दरकिनार करने पर मजबूर कर दिया इस समय सुप्रीम कोर्ट को, उसमें वो 2 मुख्य बिंदु ये थे कि पहला, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यूजीसी में यह लिखा कि सामान्य वर्ग का छात्र अगर ओबीसी, एससी और एसटी इन वर्ग के छात्रों के खिलाफ टिप्पणी करेगा तो सामान्य वर्ग के उस छात्र के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर ऐसा किया जाता है तो कार्यवाही होनी चाहिए, मैं इसके समर्थन में हूं। लेकिन अगर वहीं किसी भी अन्य वर्ग का छात्र सामान्य वर्ग के किसी भी छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह एक समस्यात्मक बिंदु बना। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या यह आई कि अगर कोई भी अन्य वर्ग का छात्र गलत आरोप लगाता है सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ, उसके बाद अगर जांच में यह नहीं पाया जाता कि सामान्य वर्ग के छात्र ने किसी भी तरह की टिप्पणी की है, तो जिस छात्र ने गलत आरोप लगाया उसके खिलाफ किसी भी तरह की किसी भी कार्यवाही को लेकर कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं था। तो ये 2 मुख्य बिंदु रहे जिसने यूजीसी को इतना बड़ा एक मुद्दा बनाया। मुझे लगता है कि अगर सरकार सीधे सीधे इस बिल में लिखती कि कोई भी छात्र किसी अन्य छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की भेदभाव या फिर हम बोलेंगे कि रंग और इस तरीके की किसी भी टिप्पणी को करता जिससे कि 2 छात्रों की शिक्षा बाधित होती, उसका उस समाज में उठना बैठना बाधित होता, तो बिल्कुल कार्यवाही की जाती। मुझे लगता है कि इस बिल में इतनी समस्या नहीं। दूसरा, अगर वो इस चीज को क्लियर कर देते कि अगर किसी अन्य वर्ग के छात्र ने गलत आरोप लगाया तो उस वर्ग के छात्र के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी, मुझे लगता है तब भी ये समस्या नहीं आती। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रभाव की, तो इसके शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक रोक लगाई उससे पहले एक केस हो गया। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय संचालित होता है जिसका नाम है एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगर मैं बात करता हूं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, वहां की एक छात्रा जो कि पढ़ने में एक अव्वल दर्जे की छात्रा थी, उसको एक किसी अन्य वर्ग के छात्र ने प्रपोज किया और उस छात्रा ने जब इनकार कर दिया, छात्र ने उसके ऊपर यूजीसी का फायदा उठाते हुए आरोप लगाया। और जो छात्रा थी उसके पिता पार्षद है इसमें दिल्ली नगर निगम में, और आरोप के बावजूद जो पार्षद जी थे वो कुछ नहीं कर पाए। अंत में 50,000 रुपए का भुगतान करके एक राजीनामा करना पड़ा, जिसके बाद ये मुद्दा शांत हुआ। तो पहला प्रभाव ये देखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये केवल शुरुआती रुझान के तौर पर मैं कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि जर्नल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, सामान्य वर्ग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। क्योंकि एक जब भेदभाव समाज के अंदर जागृत कर दिया जाता है तो प्रतिक्रियाएं दोनों पक्षों की तरफ से आती हैं, न सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी की तरफ से आती, सामान्य वर्ग भी
अनेकों अनेक प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के प्रति देता। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा का एक मंदिर है, वो शिक्षा के मंदिर से ज्यादा मुझे लगता है कि युद्ध के मैदान में परिवर्तित हो जाते। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि अगर सामान्य वर्ग का छात्र एक गलत आरोप के बाद या भेदभाव की घटना करने के बाद भी सही, मैं मानता हूं, अगर वो जेल जाता तो मुझे लगता है कि वो किसी अन्य तरह की घटना को अंजाम देने के बाद भी जेल जा सकता था। कारण, उसका एक कारण मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं। अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 20A कहता है स्पष्ट तौर पर कि किसी भी व्यक्ति को एक गलती की सजा एक से ज्यादा बार नहीं दी जाती, और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी एक अपराध के लिए सजा काट रहा है, सपोज दैट, मैं एक उदाहरण के तौर पे आप सबको समझाना चाहूंगा कि कोई एक व्यक्ति ए है, उसने 2 अपराध किए। पहले अपराध में उसको सजा हुई 4 साल की, और वो 4 साल के लिए जेल में बंद है, और उसके बाद उसको दूसरे अपराध के लिए 5 साल की सजा होती है। तो जो पहले अपराध के 4 साल वो जेल में रहा, वह दूसरे अपराध की 5 साल की सजा से हटा दिया जाएगा। मतलब अब वो 1 साल जेल रहेगा। मतलब 2 अपराध, सजा 1। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी गलत फायदा उठाया जाता, और आज के समय में अपराधी इसका बहुत खुलकर फायदा उठा रहे हैं, जिनको इस की जानकारी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अदर स्टेट की, क्योंकि बहुत सारे ओबीसी वर्ग के ऐसी भी जातियां हैं जो अन्य राज्यों में ओबीसी में हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की तो वो सामान्य वर्ग में आती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं जाट समुदाय की, वो राज्य के अंदर ओबीसी हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार में कहीं भी वो जाते हैं या किसी भी एग्जाम को देते हैं, किसी भी परीक्षा को देते हैं, तो वो सामान्य वर्ग में जाते हैं। एग्जैक्ट अगर मैं बात करता हूं हरियाणा की, हरियाणा में गुज्जर में, और गुज्जर जो कि हरियाणा में ओबीसी हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों में वो सामान्य वर्ग में आते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि ये जो इसके परिणाम होते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते थे। क्योंकि गुर्जर जो कि हरियाणा में ओबीसी वर्ग में आते, नहीं, आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूं, हरियाणा में शायद वो सामान्य वर्ग से हैं। मैं उसको थोड़ा सा सही करना चाहूंगा। हरियाणा में वो सामान्य वर्ग से हैं, पर उत्तर प्रदेश में वो ओबीसी में आते, केंद्र सरकार में वो ओबीसी में जाते। यहां उसके बहुत खतरनाक दुष्परिणाम देखने को मिलते। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक जनगणना की, जनगणना में क्योंकि सामान्य वर्ग में केवल ठाकुर नहीं आते, ब्राह्मण नहीं आते, बनिया नहीं आते, बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सामान्य वर्ग में शामिल होता है, जिसमें बहुत सारी अनेक अनेक जातियां सम्मिलित होती हैं सामान्य वर्ग में। और एक अध्ययन के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम 20% आबादी सामान्य वर्ग से संबंधित है, और ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो उससे ऊपर भी जा सकता है। तो जरा सोचिए कि समाज हमारा किस तरीके से विभाजित हो जाता, इसके दुष्परिणाम कितने खतरनाक हो सकते थे। वहीं एक और मैं आप लोगों के सामने आंकड़ा रखना चाहूंगा, क्योंकि हम बात करते हैं ऊंची नीची भेदभाव की, तो ये केवल सामान्य वर्ग या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बात नहीं होती कि अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के हैं तो वहां पर भेदभाव केवल सामान्य वर्ग से होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करता हूं एससी की, एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में भी कुल 23 जातियां हैं, और उनमें वो आपस में कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझसे छोटे हैं। अगर मैं बात करूं एससी समुदाय की जातियों की, तो यहां पर मोची, चमार, धोबी, घासी, हरी, मेहतर, ये विशेष तरीके की अनेक अलग अलग अनेक जातियां सम्मिलित हैं। और उसके बाद मैं एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। और वो आखिरी कहानी वो ये है कि मेरे दो मित्र थे। एक मेरा मित्र था जो कि जाटव समुदाय से संबंधित था, और एक कोरी समुदाय जो कि एससी के अंतर्गत आता है।
और वो कोरी समुदाय से संबंधित लड़की थी। मैंने बोला कि आप एक काम करें, आप आपस में विवाह कर सकते हैं, है ना। दोनों अच्छे पद पर कार्यरत थे। इसके बाद हुआ क्या, जो जाटव समुदाय का जो लड़का था उसने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ कोरी समुदाय में शादियां नहीं होती। कारण, उसका कारण ये दिया कि जो कोरी समुदाय है वो चमार जाति से भी नीचे आता है। यानी कि उन्होंने कहा कि हम एससी में भी सबसे ऊपर हैं क्योंकि हम जाटव हैं, और हमारे बाद चमार आएंगे, फिर कोरी आएंगे, मतलब कोरी तो बहुत नीचे हैं, तो हम कोरी से शादी नहीं कर सकते। कारण यहां भी भेदभाव। चमारों में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनके यहां वो पानी पीना भी पसंद नहीं करते। बल्कि मैं आज की डेट में समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सामान्य वर्ग की तरफ से देख रहा हूं कि शायद मुझे लगता है कि आज कोई बहुत विशेष व्यक्ति ही छूत और आपस में जातिवाद को लेकर या जाति सूचक टिप्पणी को लेकर एक दूसरे से करता हो, अन्यथा सभी सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी सब एक साथ खुशी के साथ एक अच्छे प्रेम भाव से अपने अध्यापन कार्य को विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में कर रहे हैं, और समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि ऊंच नीच और भेदभाव की, तो वो ऊंच नीच और भेदभाव हर समाज ने अपने यहां अलग से बना रखा, चाहे वो ओबीसी समुदाय हो, चाहे वो एससी समुदाय हो, चाहे वो एसटी समुदाय हो। अगर मैं ऑफिशियल डेटा की बात करूं तो एसटी समुदाय की ही तकरीबन 33 जातियां जो कि अलग अलग विभाजित हैं और वो एसटी समुदाय में आती हैं, और उनमें भी ऊंच नीच भेदभाव है कि भाई हम उनके यहां नहीं जाएंगे, हम उनके यहां का पानी नहीं पिएंगे क्योंकि वो हमसे नीचे हैं, हम उनसे ऊपर हैं। और आज की डेट में मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और आप लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा कि यूजीसी किस हद तक सही था और किस हद तक गलत था।